नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। आप जानते हैं यहाँ पर क्लासेस लगातार चल रही हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाती है और इस समय जो क्लास चल रही है वो आरओ को लेकर के एएसपी जो एक भर्ती आ रखी है उसको लेकर के बहुत डेडिकेटेड क्लासेस चल रही हैं। हिंदी के लिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, सामान्य अध्ययन में इतिहास वाले पोर्शन पर सर काम कर रहे हैं और मैं आपके साथ कल हमने वीडियो दी थी ज्योग्राफी को लेकर के। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आरओ के समान अध्ययन में ही लिखा हुआ है जनसंख्या एवं नगरीय, उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो आज करने की कोशिश होगी इस क्लास में। तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो विषय है वो आपके साथ में ले लेता हूं। आज का विषय है जनसंख्या। जनसंख्या जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए पॉपुलेशन हो गया। तो आज का जो विषय रहेगा वो पॉपुलेशन रहेगा। देखिए बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, कुछ लिमिटेड यहाँ से प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार आप उनका आंसर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा उखेड़ पछाड़ वहाँ पर नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रखे हैं क्योंकि नई जनगणना हो नहीं पाई है। जनसंख्या पॉपुलेशन अगर सोचें तो ये इतना विस्तृत विषय है जिसको आप मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की संभावनाएं हैं। पर हम अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो क्या कितने लोग हैं, भारत की जनसंख्या कहाँ है, चाइना की कहाँ है, कंपैरिजन करके बस बात खत्म कर देते हैं। लेकिन यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा में जब सवाल पूछेगा तो वो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा, आपके राज्यों के बारे में बात करेगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है जनसंख्या को लेकर उस पर बात करेगा। हालांकि जनसंख्या अपने आप में एक बड़ा मुद्दा भी है और बड़ा बेनिफिट भी है। आप जानते हैं जैसे इंडिया के पास इस समय पूरी दुनिया में इंडिया जो है एक बाजार की तरह है। इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या होने की वजह से सारी कंपनियां, प्रोडक्ट्स वगैरह सब ज़्यादातर यहाँ पर सेल हो रहे हैं। तो जनसंख्या का जो कंसेप्ट है, सबसे पहली बार जो जनसंख्या की बात की वो किसने की? तो जनसंख्या की बात साथियों मैं यहाँ पर पेन चेंज करके आपके लिए बताता हूँ। जनसंख्या की जो शब्द है जनसंख्या, इसका जो पहली बार नाम लिया गया है जिसने बात की वो है माल्थस। माल्थस जो यहाँ पर व्यक्ति हैं इन्होंने सबसे पहले जनसंख्या को लेकर के बात की है। माल्थस एक बात और कहते हैं, माल्थस कहते हैं कि वो गुणोत्तर जनसंख्या वृद्धि में भरोसा रखते थे। गुणोत्तर जनसंख्या वृद्धि में, मैं बताता हूं ये गुणोत्तर जनसंख्या वृद्धि भला है क्या। गुणोत्तर जनसंख्या वृद्धि के समर्थक हैं माल्थस और उनके अकॉर्डिंग, उनके द्वारा वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनसंख्या हर 16 वर्ष में कितनी हो जाती है साथी? वो हो जाती है दुगनी। जितनी जनसंख्या किसी राज्य की, किसी देश प्रदेश की होगी वो 16 वर्ष में लगभग कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, ऐसा माल्थस ने कहा। तो यहां से दो प्रश्न साथियों हमारे तैयार हो गए। एक तो ये तैयार हो गया कि जनसंख्या की जो बात है, जनसंख्या शब्द जो है वो किसने दिया? तो माल्थस ने दिया। और दूसरी बात यह है कि माल्थस के अनुसार, माल्थस के अकॉर्डिंग जनसंख्या के बारे में क्या उन्होंने कहा? तो कहा लगभग 16 वर्ष में जो देश प्रदेश या राज्य है उसकी जनसंख्या जितनी है उसकी दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए कि सन 2000 में किसी जगह की जनसंख्या जो है वो 16 करोड़ है, फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए 16 करोड़ है, तो ये 2016 में यानी कि ठीक 16 वर्ष के अंदर ये जनसंख्या 32 करोड़ हो जाएगी। ऐसा किसका कहना है? माल्थस जी का ऐसा कहना है। यहां पर मैं आपके लिए ये बात कर रहा हूं। हमने पहले भी कहा ऐसी क्लासेस अगर आप ले रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस ले रहे हैं, तो एक पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठे, तब ज्यादा फायदा निकल करके आएगा साथियों। ये जो काम की बातें हैं, मैं बहुत सारा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा अभी, वो अगर आप लिखते चलते हैं, पेपर से पहले रिवीजन लेते हैं बढ़िया, तो एकदम क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लाए हैं, जैसा कल ज्योग्राफी का वीडियो था। आपने नहीं देखा है तो नीचे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए आरओ की, वहां जाकर के एक बार देख लीजिए उसको भी। बहुत ही शानदार सेशन कल हमारा रहा था। तो ये जो बातें हैं ये मैंने आपके सामने लिखी हैं। आप या तो पेपर पे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। दूसरी बात क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं की बात होगी। तो जनसंख्या वृद्धि की 5 मुख्य अवस्थाएं हैं। कितनी है साथियों? 5 मुख्य अवस्थाएं यहां पर हो जाएंगी जनसंख्या वृद्धि को लेकर के। ये हमने लिखा 5 मुख्य अवस्थाएं। अब ये अवस्थाएं भला क्या हो सकती हैं
और भारत इसमें से कौन सी अवस्था में आता है, ये आपके चर्चा का विषय रहेगा। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी अवस्था हो गई। पहली अवस्था की अगर हम बात करें तो यहां पर जन्म दर, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया बात चल रही है, जन्म दर भी तेज होगी, साथ ही साथ जो मृत्यु दर है वो भी कैसी रहेगी साथियों हमारी, वो भी तेज रहेगी, वो भी उच्च है। जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, मर भी ज्यादा रहे हैं और जन्म भी ज्यादा ले रहे हैं। ये अब सवाल ये बना कि ये कब की परिस्थिति है, कहां की परिस्थिति है, तो साथियों ये प्राचीन भारत की परिस्थिति है। प्राचीन भारत की अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन भारत पहली अवस्था में यहां पे आता है, यानी जहां जन्म दर भी ज्यादा है और जहां पर मृत्यु दर भी ज्यादा है। अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं साथी। दूसरी अवस्था क्या है, जहां पर जन्म दर तो ज्यादा है, जन्म दर तो उच्च है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई, निम्न हो गई है, मृत्यु दर कम हो गई है। आप अपने विवेक से सोच के जवाब दें, विवेक आपके घर में कोई है तो उससे पूछ के जवाब ना दें, विवेक अर्थात अपनी बुद्धि से जवाब दें। कह रहे हैं जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, क्या हो जाएगा, जनसंख्या यहां पर क्या देगी, वृद्धि देगी। जनसंख्या साथियों क्या दे देगी, जनसंख्या में देखने को मिलेगी हमें वृद्धि। जनसंख्या में हमको क्या देखने को मिलेगी साथियों, आवाज आई थिंक ये क्लियर है अभी, हाँ, जनसंख्या में क्या देखने को मिलेगी हमको, जनसंख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तीसरी अवस्था की बात करेंगे, जनसंख्या का जो दर है, ये जन्म दर जो है ये कम है, और मृत्यु दर कैसी है साथियों, मृत्यु दर हो चुकी है निम्न, यानी बिल्कुल निचले पायदान पे स्तर पे पहुंच गई है। जनसंख्या जो हमारी प्रभावित होगी वो देखें कैसे होगी, जन्म दर नीचे है लेकिन मृत्यु दर बिल्कुल निम्न हो गई है, तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि कैसी होगी, कम वृद्धि देखने को मिलेगी। जनसंख्या में कैसी होगी, कम वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि तो होगी किंतु कम होगी। ये हमारी तीन अवस्थाएं आ चुकी हैं। चौथी अवस्था की बात करेंगे हम साथियों। चौथी अवस्था में जन्म दर भी कम है, जन्म दर कम है, मृत्यु दर भी कम है, जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि होगी। जनसंख्या की वृद्धि कैसी होगी साथियों, धीरे धीरे यहां पर देखने को मिलेगी। ये पेन चेंज कर रहे हैं हम, जनसंख्या धीरे वृद्धि दिखाएगी, जनसंख्या धीरे वृद्धि दिखाएगी। पांचवा जो हमारी अवस्था बनती है साथियों, पांचवी अवस्था में दोनों चीजें निम्न हो चुकी हैं। कई जगह पर आप देखेंगे तो चार ही अवस्था दिखाएंगे, पर हम पांच समझ के चल रहे हैं। ये भी क्या हो गई, निम्न हो गई जनसंख्या दर, वो सॉरी जन्म दर, और मृत्यु दर भी क्या हो गई साथी, मृत्यु दर भी कैसी हो गई हमारी, निम्न हो गई। ऐसी कंडीशन में भी जनसंख्या बढ़ेगी किंतु स्थिरता आ जाएगी। एक मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये शायद हमने गलत लिखा, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ये यहां पर कर लें, जनसंख्या कम वृद्धि, लेकिन यहां पे आएगी स्थिरता। यहां आ गई स्थिरता और यहां आ गई अधिक स्थिरता, मतलब बदलाव देखने को ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्थिर हमारी जो कंडीशन है वो हो गई है हमारी अवस्था। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए। पहली अवस्था में जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, जितने ज्यादा मर रहे हैं उतने ज्यादा पैदा हो रहे हैं। प्राचीन भारत इसका उदाहरण हो जाएगा। जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी। यहां पर जन्म दर कम है, मृत्यु दर बिल्कुल निम्न हो चुकी है, तो जनसंख्या वृद्धि तो मिलेगी लेकिन कम वृद्धि होगी। यही दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क यही है, यही दोनों में डिफरेंस है। अगली बात, जन्म दर कम है और मृत्यु दर कैसी हो चुकी है, निम्न हो चुकी है। ये भी क्या हो गई है, निम्न हो गई है या कम हो गई है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, स्थिरता आएगी। हमारी जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी, ना तो बढ़ रही है और ना तो घट रही है। पांचवी अवस्था है, जन्म दर भी निम्न हो गई, बिल्कुल निम्न निचले स्तर पे, और मृत्यु दर भी, यानी बहुत कम ही लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत कम ही लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, स्थिरता आएगी, और मैं कहूंगा अधिक स्थिरता आएगी। अब यहां पर दो प्रश्न बड़े बच्चे बन जाते हैं। दो प्रश्न बन गए कि यहां पर आप हमें यह बताइए, भारत इसमें से पांचों अवस्थाओं में से किस अवस्था में फंसेगा। तो भारत जो है वो स्थिरता वाली अवस्था में इस समय है। भारत कहां है, स्थिरता वाली अवस्था में है। और जो हम विकसित देश की बात करेंगे, विकसित देश की बात करेंगे, वो पांचवी अवस्था में। मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, यहां विकसित देश की अगर आप बात करेंगे, विकसित देश, तो ये पांचवी अवस्था में आ गए साथियों। और हमारा जो भारत है, प्यारा भारत है,
वो कहां आ गया है, चौथी अवस्था में यहां पर आ गया है। तो मैं पीछे आपको ले चलता हूं, ये देखें जरा, जन्म दर कम मृत्यु दर कम है, ये ऐसी भारत की अवस्था। जन्म दर बहुत निम्न हो चुकी है, मृत्यु दर बहुत निम्न हो चुकी है, ऐसा विकसित देशों का हाल है। जैसे मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं तो मैं अमेरिका लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिखना चाहूं तो यूएसए लिख सकता हूं, सर मैं अमेरिका यहां पे मैं लिख सकता हूं, अमेरिका उदाहरण दे सकता हूं। और यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर उदाहरण कौन बन रहा है, हमारा भारत बन रहा है। साथियों मैं पीछे आ रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके वीडियो को आप रोक करके भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट वाले साथी ले लें, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है भाई। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें क्या मिलने वाला है, अगला प्रश्न यहां पे आ गया, कह रहे हैं भाई ये जनसंख्या जो है पता कैसे चलती है, तो साथियों जनगणना से पता चलती है। अगला जो विषय बना वो क्या बना, जनगणना विषय बना, जनगणना, या उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे साथी हमारे अंग्रेजी माध्यम वाले, सेंसस। सेंसस या फिर जनगणना जो है हमारा विषय बन के आ गया यहां पे, जनगणना या सेंसस की बात करें तो पहला सवाल, भारत में सर्वप्रथम सबसे पहली बार जनगणना कब हुई। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की बात चल रही है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई है साथियों, बताएं जरा, आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलें, भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है वो कब हुई है। तो मैं जवाब देता हूं इसका आपके लिए, यहां पे व्हाइट चूज कर लेते हैं। ये 1872 में सबसे पहली बार जनगणना कहां हुई, भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई 1872 में। ये किसने कराई है, कौन उस समय इसके जो कार्यभार संभाला उन्होंने, वो थे लॉर्ड मायो, लॉर्ड मेयो कह लो, या फिर मैं इनको ऐसे लिख देता हूं लॉर्ड मेयो। ये लॉर्ड मेयो जो हैं उन्होंने सबसे पहली बार ये जनगणना भारत में हुई। किंतु इसका एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जनगणना पूरे भारत की नहीं, ये सिर्फ सीमित क्षेत्र की हुई थी। तो ये जनगणना कहां हुई थी साथियों, सीमित क्षेत्र में जनगणना हुई है, लॉर्ड मायो ने कराई है, 1872 में हुई भारत में पहली जनगणना। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जनगणना जो निरंतर होती है, हम सब जानते हैं ना, जनगणना कितने वर्ष में होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन आप सभी साथी साक्षी रहे हैं हमारे साथ कि वहां पर जो है कोरोना का पेंडेमिक आ गया था, तो उस कारण नहीं हो पाई है। बाकी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन अगर ये आ जाता, प्रश्न आ जाता। अगला है भारत में दशकीय जनगणना कब आरंभ हुई, भारत में दशकीय जनगणना कब आरंभ हुई है, दशकीय जनगणना आरंभ कब हुई ठीक ठाक से कि हर 10 साल में रिपीटिशन हो जाए, तो वो शुरू हुई हमारी 1881 में शुरू हुई, यानी 1881 के बाद फिर 1891 में, है ना, फिर 1901 में, इस तरीके से हर प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होती रही। अब बात करनी है कि भाई इसको किसने कराया था, उस समय कौन इसका कार्यभार संभाले हैं, तो लॉर्ड रिपन जो हैं लॉर्ड रिपन ने इसका कार्यभार संभाला। यानी दशकीय जनगणना जो भारत में हुई पहली वो 1881, और वैसे सर्वप्रथम पूछ ले तो 1872 में लॉर्ड मेयो उस समय इसका कार्यभार संभाल रहे थे, उन्होंने जनगणना कराई। साथियों मैं मानता हूं ये प्रश्न आपको लगातार तैयार होते जा रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, अगला प्रश्न होगा, सर इतनी जनगणना वगैरह की बातें कर ली हो, ये बताइए 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी, कौन से नंबर की थी, कौन से नंबर की थी बताइए। 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं, 12वीं, 50वीं, कौन सी थी। तो इसका सवाल का जवाब देखें साथियों, अगर कंप्लीशन की बात करेंगे तो 14वीं हो जाएगी, 14वीं, है ना, जो पूर्ण हुई। वैसे इसका आंसर क्या होगा, 15वीं। तो आप अपने क्वेश्चन को करते समय 15वीं का जिक्र जरूर करेंगे, 15वीं को ही आप वरीयता देंगे, 15वीं ही आपका आंसर लगेगा। लेकिन कई बार जो है डिटेल में पूछ लेता है, कई बार डेप्थ में बात करेगा, कोई पैराग्राफ बना दिया है, स्टेटमेंट उसने दे दिए, कथन दे दिए हैं, और सत्य असत्य की बात कर रहा है या कथन के पूरक होने की बात कर रहा है, तो आप ये याद रखेंगे 14वीं जो है कंप्लीशन माना गया है, यहां पर ये 14वीं कंप्लीशन माना गया, और 15वीं जनगणना जो है वो सही उत्तर हो जाएगा 2011 की जनगणना के लिए। अब दूसरा प्रश्न सुने,
जो कह देंगे वो प्रश्न डायरेक्ट आ रहा है यहां से। देखिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे ना, जब प्रश्न लगाएंगे मेरे साथ यहां पर एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं कह रहा हूं स्वतंत्र भारत की 2011 की जनगणना किस नंबर की थी, किस अंक की, किस नंबर की थी। यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद जितनी जनगणनाएं हुई उसमें 2011 का क्या स्थान है, किस स्थान पे उसको रखेंगे। तो साथियों इसका आंसर जो हमारे पास होगा, इसका जो उत्तर होगा वो है साथी 7वीं जनगणना है। अगर स्वतंत्र भारत की पूछेगा, सीधे सीधे प्रश्न ना बने तो आप बताइएगा, स्वतंत्र भारत की पूछेगा तो 7वीं है, किंतु अगर शुरू से पूछेगा जो कि 1881 से हम बात करते आ रहे हैं, लॉर्ड रिपन जी ने जो कराया था इसको, वहां से 15वीं हो गई है। और सर्वप्रथम जनगणना 1872 में साथियों हुई, जो लॉर्ड मेयो ने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने वो जनगणना कराई थी। साथी आप इसको नोट करते चलें, कहीं कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं पहले पिछला पेज दिखा देता हूं, ये हमारी बात हुई, ठीक। उसके बाद हमारी बात ये वाली हुई, भाई ये वाली बात हुई हमारी। बताइए आप अपना कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश यहां से ये रहेगी कि आपको जो है उसका सही उत्तर दे दिया जाए, ठीक है जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सीधे प्रश्न पे बात करेंगे। बहुत ज्यादा खिचड़ी पकाना हमारा मकसद नहीं है। एनपीसी गुरुकुल आपको सटीक बात करने के लिए इस समय प्रतिबद्ध है। अगली बात, विश्व में पहली बार जनगणना कहां हुई, पहली बार जनगणना कहां हुई, किस देश में हुई जनगणना, किस देश में हुई, किस देश में हुई। तो देखिए साथियों इसका आंसर, जो सही उत्तर जो है इसका वो है स्वीडन। पर अगर आप ज्यादा खोजा खंगाली करेंगे तो आपको उत्तर ग्रीक भी मिलेगा, ग्रीक यानी यूनान में उत्तर मिलेगा। आपको देश के हिसाब से पूछा है, स्वीडन करिएगा। इस समय यहां पे राजा का रूल चलता था, यानी कि यहां पर क्या था, राजा का शासन था ग्रीक। तो अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर पहला नाम इनका निकल के आता है कि ग्रीक में या यूनान में वहां राजा जो थे उन्होंने अपनी मिलिट्री में भर्ती करने के लिए लोग, कि भाई मिलिट्री कितनी होनी चाहिए, हमारा साइज कितना होना चाहिए सेना का, और दूसरी बात कि भाई कितने लोगों को खाने पीने की व्यवस्था है या कितने लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं, उस हिसाब के लिए उस अपना पर्पस था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने जनगणना कराई थी। फिलहाल जो हमारा उत्तर है, विश्व में पहली बार जनगणना किस देश में हुई है, तो वो स्वीडन ने कराई, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। अगली बात सुनिए, अगला प्रश्न हमारे पास ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। अगला प्रश्न खैर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया है। यहां से मैं एक स्लाइड ले लेता हूं और आपके लिए ये प्रश्न आगे तैयार है। कल जो वीडियो हमारी ज्योग्राफी को लेकर के डेमो क्लास आप देख रहे होंगे चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें एक प्रश्न मैंने आपके साथ किया था कि पूरे विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत भूभाग भारत के पास है। यानी भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग है। तो भारत के पास साथियों कितना प्रतिशत भूभाग है, इसका उत्तर होगा 2.4%। कितना भूभाग है भारत के पास पूरी दुनिया का, 2.4% जमीन हमारे पास है पूरे विश्व में जितनी जमीन है उसकी, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये तैयार हो गया कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है। तो भारत में पूरी दुनिया की कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितनी जनसंख्या रहती है, तो उसका उत्तर साथियों सही होने वाला है 17 या लगभग 17.5%। जो अभी तक हमारे पास आंकड़े हैं, जो जनसंख्या के आंकड़ों से हमें पता चलता है, वो ये वाली बात हो जाएगी कि ये कितना इधर हो गया साथी, एक सेकेंड, यहां पर 17 से लेके 17.5% की हम लोग बात करेंगे कि पूरी दुनिया की इतनी प्रतिशत जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो भारत में निवास करती है। ये एक बड़ा नंबर है। कल मैंने एक प्रश्न की और बात की थी, जैविक विविधता में
जैविक विविधता समझते हैं, बायोडायवर्सिटी में भारत कितना प्रतिशत योगदान देता है, जबकि उसके पास जमीन कितनी है 2.4%। अगर किसी साथी ने वीडियो देखी है, आपने कल वीडियो देखी है ज्योग्राफी का, आज जो वीडियो आया वो देख रखा है, तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जैविक विविधता या जैव विविधता में भारत का योगदान कितने प्रतिशत का है। ये प्रश्न मैं आपकी तरफ छोड़ता हूं। अगला प्रश्न सुने, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी पीएससी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या का मैं इसको ऐसे लिखता हूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अभी ठीक हो गया, ये कितना प्रतिशत है आप बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के पास जो पूरी भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है वो 16.5% के लगभग है, अनुमानित है। ये मैं सारी बातें साथियों, ये सारी बातें जो हम आपके साथ कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2011 की जनगणना के आधार पे कर रहे हैं, उसी पे रख के कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जनगणना भारत में नहीं हुई, आपको बताया गया। और 2011 की जो जनगणना है हमारी, वो स्वतंत्रता के बाद 7वीं नंबर की है। और अगर सर्वप्रथम शुरू से देखेंगे 1882 में जब कराई थी लॉर्ड रिपन ने, तब से देखेंगे तो 15वें नंबर की जो है हमारी जनगणना 2011 की रही थी, यानी 16वें नंबर की अभी पेंडिंग में है, जो कि होनी बाकी है। तो ये कुछ प्रश्न मैंने आपके साथ लिए, या मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव आपको मटेरियल दिया। इसके अलावा मेरे पास और मटेरियल है जहां से सीधे सवाल बनते हैं, वो देखिए। साथियों यहां लिखा है केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या में अगर कभी आपको ऑर्डर लगाने को देता है, क्रम लगाइए, तो सबसे ज्यादा किसका है, दिल्ली। दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद पांडिचेरी हो जाएगा और उसके बाद चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक साथी, अगली बात कर रहे हैं न्यूनतम जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैं यहां पर किसी प्रदेश को नहीं ले रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश ले रहा हूं, सिर्फ राज्य की बात नहीं की, राज्य की बात अलग होगी। न्यूनतम जनसंख्या अगर पूछेगा तो लक्षद्वीप, उसके बाद दमनदीप, उसके बाद दादरा नगर हवेली। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है साथियों, और न्यूनतम जनसंख्या रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है जी, इसके साथ मैं आपके आगे चलता हूं। आगे ये देखिए, आपके लिए और बढ़िया चीज तैयार है, यहाँ पे कह रहे हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। अच्छा, लिंगानुपात समझने के लिए पहले लिंगानुपात ही समझ लीजिए क्या होता है। उसका डेटा तो बाद में देखेंगे हम लोग कि क्या उसका जो है लिंगानुपात क्या होता है। साथियों इसको समझें, लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या ये बताते हैं। यानी कि अगर किसी राज्य का या भारत का निकाल रहे हैं तो 1000 पुरुष पर अगर हम देखें तो कितनी महिला जो है वहां बराबर में बैठती हैं, कितनी महिला उस 1000 पुरुष पे पड़ेंगी, ये बात हम कहते हैं लिंगानुपात की बात करते हैं। अब इससे रिलेटेड आगे की बात करिए, इससे संबंधित ये हमारे पास है, कह रहे हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बता दीजिए। ऐसा राज्य जिसमें लिंगानुपात सबसे ज्यादा हो, यानी 1000 पुरुषों पर सबसे ज्यादा महिला हो। उत्तरी की बल्ले बल्ले, केरल में 1084। 1000 से ऊपर निकल गया प्रोग्राम, आप समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं। फीमेल फिटिसाइड जिसको कहते हैं, यानी कि जो भ्रूण अवस्था में महिला होती है या जो बालिका होती है, उसकी हत्या ऐसी जगहों पे नहीं होती है। तो आप देख लीजिए लिंगानुपात कितना है, 1084। तो टॉप कर रखा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, फिर तमिलनाडु आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें हरियाणा, हालांकि अब तो खैर हालात सुधरे हैं, लोग थोड़ा पढ़े लिखे भी हो गए हैं, और फिर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विभिन्न प्रकार के आंदोलन का ही रूप कहिए उनको, ऐसी जो है कोशिशें हो रही हैं देश में, इस वजह से ये चीज सुधरी है। फिलहाल अभी के लिए क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, और न्यूनतम पूछेगा तो हरियाणा का। मैंने आपके लिए और भी चीजें लिख रखी हैं, यानी क्रम लगाने की बात आ जाए, बोले 3 बताइए लाइन से जिनमें न्यूनतम हो, तो सबसे कम हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम। इसी प्रकार से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य यहां पर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट हो गया है, इसको कॉपी में लिख लें, बहुत बेहतर रहेगा। अगली बात हम लोग करने वाले हैं, ये आपके लिए कुछ थोड़ा सा मैं डेटा निकाल करके लाया।
शिशु के लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। यानी सर ये क्या 2 बार कैसे लिंगानुपात हो गया? देखिए, जब शिशु अवस्था में कोई बालक या बालिका होती है उस समय पर किसी राज्य का क्या अनुपात है वो यहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जन्म के बाद वयस्क होने तक उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। तो अभी तक जो हमने देखा वो वयस्क का अनुपात था, जबकि यहां जो देख रहे हैं ये शिशु का अनुपात है। तो कह रहे हैं सर्वाधिक लिंगानुपात किसका? शिशु का। वो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। अरुणाचल प्रदेश में कह रहे हैं 972 प्रति 1000 पुरुष पे, जबकि न्यूनतम किस में देखा गया? फिर से हरियाणा में देखा गया। यानी शिशु लिंगानुपात में भी हरियाणा पिछड़ गया यहां पर। खैर कोई बात नहीं, चीजें बदलेंगी जैसे जैसे। एजुकेशन वो रास्ता है, पढ़ाई वो रास्ता है, शिक्षा वो माध्यम है जिससे बहुत बड़े सम्राट बनते हैं, बनाए जाते हैं और बड़े साम्राज्य बिखर भी जाते हैं। आप जानते हैं गुरु चाणक्य को आपने सुन रखा होगा। हाँ, चाणक्य की बात सुन रखी है। चंद्रगुप्त मौर्य को उठा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कहां? चंद्रगुप्त मौर्य बेच दिए गए थे, उसको पैसा दे करके खरीद लिए। बोले नहीं, इस बालक में प्रतिभा है। तराश के कोयले को हीरा बना दिया। शिक्षा में वो दम है कि वो आपके घर में खुशियां ला सकती है, आपके शहर, राज्य, देश में खुशी ला सकती है। शिक्षा को हमेशा वरीयता दें। मैं आपका समय नहीं लूंगा। यहां देखिए जरा, यहां आपको क्या याद रखना है? शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम पूछेगा तो हरियाणा। बाकी भी आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपके लिए यहां पर लाइन से लिख रखा है। अगली बात हम लोगों को करनी है साथी, अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ये कुछ हमारे पास डेटा है। कह रहे हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि, यानी कि 10 साल में सबसे कम वृद्धि कहां देखी गई जनसंख्या में? तो वो हो जाएगा हमारा नागालैंड। नागालैंड में 6%, फिर केरल में देखी गई 4.9%, फिर गोवा में देखी गई 8.2%। ठीक है जी, ये है दशकीय का मतलब समझ रहे हैं ना? 10 साल में जनसंख्या में वृद्धि, 10 साल में जनसंख्या में वृद्धि, यह होता है दशकीय वृद्धि कहलाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारा बनेगा सर्वाधिक साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता हमारे देश में किस राज्य में मिलेगी? तो केरल में मिलेगी। उसके बाद दूसरा नंबर मिजोरम का है सर, और तीसरा नंबर गोवा का है, चौथा नंबर आपके पास त्रिपुरा का है। तो आप यहां पे केमी गोत्री, किसी से पूछ रहे हैं, बोले केमी गोत्री, ये आपके लिए बहुत शानदार हमने एक ट्रिक बनाने की कोशिश हुई। आपको अगर ट्रिक पहले से आती है तो बिल्कुल उलझन में ना पड़े, अपना पकड़ के रखें, बात याद रखने की है। केमी गोत्री, ये साक्षरता का जो क्रम है हमारे पास है, केरल, फिर मिजोरम, फिर उसके बाद हमारे पास गोवा आ जाएगा और यहां पे त्रिपुरा आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे लेकर के जाऊंगा। अगली स्लाइड पे हमारे लिए ये कुछ और बात आ गई, न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे। बड़े दुख की बात है, यूपी का इसमें नाम आता है। इसको बदलने की जरूरत है, हम सबको मिलकर के बदलना है। देखिए, कोई भी देश जो होता है ना वो नागरिकों से बना होता है। आप कितना भी ज्ञान पेल लीजिए, अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं, आप सोचें कल को ये परिवर्तन करेगा वो परिवर्तन, कोई नहीं। पहले आप परिवर्तन करिए, परिवर्तन हो जाएगा। सब लोग अपना अपना कर लें तो न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 61.8%, उसके बाद उत्तर प्रदेश है 65.4%, उसके बाद राजस्थान आ जाएगा 66.8% पे। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए डेटा हम लेकर के आए हैं, इससे प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर राज्य में। यानी कि आप इसका ट्रिक बना सकते हैं, ब्यूरा ट्रिक हो सकता है इसका न्यूनतम वाले का, यानी बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हमारे पास क्या आ गया? राजस्थान आ गया। साथियों अगले प्रश्न की यहां पे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या बढ़िया प्रश्न आ रखे हैं, बहुत शानदार वाले प्रश्न आ रखे हैं। आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल शुरू करेंगे, इनके उत्तर लिखेंगे। पहला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, यानी ऐसा राज्य बताइए जहां पर सबसे ज्यादा नगर की जनसंख्या रहती हो, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या नगर में रहती हो, ऐसा आपको बताना है। साथियों बताइए इसका क्या उत्तर होने वाला है? अरे बोलिए भाई, गोवा इसका उत्तर हो जाएगा। साथियों हम लोग क्या करेंगे? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां मिलेगी? गोवा में देखने को मिलेगी आपको। और गोवा में साथी कितनी देखने को मिल रही है? लगभग 62.2% जो जनसंख्या है वहां की, वो कैसी है? शहरी है, नगर में रहती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां मिलेगी साथियों? तो वो मिलेगी आपको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है आपको न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलेगी, कितनी? लगभग 0.05%। मैं हट जाता हूं, दिखना चाहिए। हाँ अब दिख रहा।
तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी आपको, और सर्वाधिक कहां मिलेगी? गोवा में। सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य, आप इसका उत्तर जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी अभी हमने बात करी है, सबसे ज्यादा पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बताइए साथियों। केरल हो जाएगा, बिल्कुल बिना किसी संदेह के, आप संदेह नहीं करें, केरल हो गया। न्यूनतम पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम में हमने क्या देखा था? ब्यूरा, यानी बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। तो बिहार हमारा क्या हो गया? न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य हो गया महिला और पुरुष की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये आ गया, कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो शहरी क्षेत्र में निवास करती है, 2011 की जनसंख्या के अनुमान के हिसाब से आप हमें यह बताइए कि भारत की जो कुल जनसंख्या है शहरी क्षेत्र में निवास करती है वो कितनी है? तो वो है साथियों 31.1%। 31.1%। अब सवाल यह आया कि फिर ग्रामीण क्षेत्र में कितनी करती है? 100 से घटा लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी करती है? बहुत बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में आप लिखें। वीडियो रिकॉर्डेड जरूर है साथियों, लेकिन आपके कमेंट बॉक्स को वरीयता दी जाती है, आपके कमेंट्स को देखा जाता है। हमारी टेक्निकल टीम बाद में सर्वे इस बात का करती है कि क्या दिक्कत है। तो ठीक है भाई, ये क्या हो गई? ये कुल जनसंख्या शहरी क्षेत्र की हो गई। अब ग्रामीण क्षेत्र की जो है वो निकालिए, 100 में से घटाएंगे तो 68.9% जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। मैंने आपसे कहा सारी बातें 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार होंगी, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये अभी पीछे लेक्चर में बता गए हम। जो साथी वीडियो में यहां तक आ चुके हैं उन्हें आंसर मालूम है। लगभग 16.5% जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कंट्रीब्यूट करती है, भागीदारी उसकी है पूरी भारत की जनसंख्या में। आगे देखते हैं हम जरा, आगे हमारे पास क्या है। तो आगे हमारे पास आ रहे हैं सीधे प्रश्न। तो ये आप देख पा रहे हैं मेरे पास यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्जाम प्री और मेन की पूरी तैयारी की जो जिम्मेदारी है वो आपके लिए उठा रखी है एनपीसी गुरुकुल ने। आप बस चैनल पे बने रहिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो आगे आने वाली है वो आपको समय से मिलती रहे। मैं समय बिना खराब किए आगे चलता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने, आप खुद उत्तर देंगे, मेरे को कहने का जरूरत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उत्तर अपना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? कह रहे हैं भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है? साथियों भारत में पहली बार जनगणना कब हो गई? 1872 ईस्वी में हो गई। किसने करा दी? लॉर्ड मेयो ने करा दी। लॉर्ड मेयो ने यहां पर पहली बार करा दी। लॉर्ड मेयो ने, यह पहली बार जनगणना हो गई। पहला प्रश्न हुआ। साथियों बहुत तेजी से हम लोग प्रश्न लगाएंगे। दूसरा, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो पहली बार जनगणना अभी मैंने खुद ही लिख दिया इसका आंसर, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी पहली जनगणना। साथियों अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना का क्रमवार, अब पढ़ा क्वेश्चन, क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर शुरुआत हुई, वो कब होना शुरू हुई है? तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? 1881 ईस्वी में शुरुआत हुई है। 1881 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई, जो निरंतर चला। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब में शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं 1 अरब जो शिशु का नंबर था, 1 अरब मां, उसका क्या नाम रखा गया? रीटा, कैटरीना, सुनामी, आस्था। जो लोग भारत की आत्मा को समझते हैं वो उनको उत्तर मिल चुका है। आस्था उसका नाम रखा गया। साथियों उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आस्था सही उत्तर हो जाएगा 1 अरब में शिशु कन्या का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? अगर आप कुछ दिन पहले की बात करते तो शायद हम द्वितीय स्थान कहते, लेकिन अब जो है कहानी बदल चुकी है, वो प्रथम स्थान है। लगभग 142.3 करोड़ की बात चल रही है यहां पे। 142.3, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिलियन में बात करनी हो तो 1.43 बिलियन की बात कर रहे हैं, 43 बिलियन की बात कर रहे हैं। करोड़ में लिखेंगे लगभग 143 करोड़ जो है हमारी जनसंख्या यहां पर हो रखी है भाई। ठीक, तो हम प्रथम स्थान पे आ गए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, अब ना
आप 11 के अनुसार करिए, क्योंकि जनगणना हुई नहीं, वो जो पिछली बात हमने करी है वो कुछ एजेंसीज के अनुसार जो भारत की इस समय की जनसंख्या है उसका आंकलन है। लेकिन जनगणना जो हुई है ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से वो 2011 में हुई है। उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो वो है 121.05 करोड़, 121.05 करोड़। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, बताइए भैया। अभी आपको पीछे पढ़ा क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी पूछी है। साथियों इसका उत्तर आप बता देंगे, बिल्कुल आसानी से उत्तर आ गया होगा। उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 17.5% भारत की भागीदारी है विश्व के कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रतिवर्ष, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे को, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील ऑप्शन दे रखे हैं। सही उत्तर साथियों इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको लगता है इसमें कोई प्रश्न आपको नहीं आ पा रहा है, प्रश्न का आपने नया प्रश्न देख लिया, तो अपनी जो कॉपी आपने ले रखी है, पेन ले रखा है, उस पर लिखत रहिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया हमारे पास, ये भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। किस वर्ष को विभाजन वर्ष कहा जाता है, आप हमें बताने वाले हैं। आप सही उत्तर कहां, कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। बताइए भाई किसको कहा जाता है। हाँ जी, उत्तर आ गया, उत्तर आ चुका, 1921 ईस्वी को कहा जाता है, 1921 ईस्वी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये आ गया, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? आपसे कहा था सीधा सीधा उत्तर मिलेगा, आप मुझे बता दीजिए इसका सीधा उत्तर क्या होने वाला है। हाँ, वो थोड़ा सा सर के साथ जो बात हो रही थी। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो साथियों उत्तर क्या है, 15वीं। रुकना कहां था आपको, आपने तो उत्तर लगा देना था, 15वीं है। उसके आगे चल रहे हैं, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता, आपने कहा था डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, डायरेक्ट जो कह दिया वहां से प्रश्न आ रहे हैं सीधे। स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की है? तो 7वें नंबर की है, बिना रुके बिना टुके चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, आगे चलिए। अगला है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? बहुत ही एकदम बेकार सा प्रश्न हो गया आपके लिए, क्योंकि आप लोग तो पढ़ने वाले हैं, आपने पढ़ लिया इस बात को, 10 वर्ष होते। एक चीज और देखिएगा जरा, 1921 ईस्वी की जनगणना और 1951 ईस्वी की जनगणना के कुछ नाम दिए गए। जैसे 1921 ईस्वी को कहा गया है महान विभाजन कहा गया, महान विभाजन का वर्ष, जबकि 1951 ईस्वी को कहा गया लघु विभाजन का वर्ष। यहां जो जनगणना हुई उसमें इसको कहा गया लघु विभाजन का वर्ष। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देकर के चलिएगा। ये दो प्रश्न सीधे सीधे आपके लिए बन सकते हैं। मैं यहां से हट जाता हूं, आप देख लीजिए, सीधे प्रश्न बन सकते हैं यहां पर। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 2011 की स्क्रीनशॉट जिन्होंने ले लिया वो ले सकते हैं भाई, ये काम की बात थी बहुत ज्यादा। ठीक है जी, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की सबसे ज्यादा आबादी, आप जानते हो आज भी जिसकी, उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बता दिए। सबसे बड़ा तो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। आप सबसे छोटा बता देंगे। हाँ, कोई साथी अरुणाचल प्रदेश तो नहीं कह रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? सिक्किम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम इसका सही उत्तर है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा जो स्थान आ गया, तो स्थान आएगा तृतीय स्थान आएगा साथियों। कौन सा स्थान आ जाएगा बिहार का? तृतीय स्थान होगा। तो साथी हमारे बता देंगे, इसका बिल्कुल क्रम लगा लेते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है साथियों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का सर्वाधिक जनसंख्या में। और तीसरा नंबर किसका आ जाता है साथियों? बिहार का आ जाता है। इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से यथावत स्थिति में इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किसका आ गया? उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, उसके बाद बिहार का। ठीक, आगे चलते हैं। यह अगला प्रश्न आपके लिए है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? यह भी आपको सीधे सीधे बताया था वन लाइनर करके। कितना प्रतिशत थी साथियों? 16.5% थी। यह बिल्कुल उसका सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, 17वें प्रश्न पे हम इस समय हैं, बिल्कुल अंत के करीब आ रहे हैं, प्रश्नों के अंत के करीब आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न बहुत बढ़िया होते जाएंगे जैसे अंत आएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य अभी अभी आपके सामने लिख दिए। ओत्रेकी अभी लिख दिए भाई, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, तो बताएंगे क्या है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, यहां भी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार। बिल्कुल ठीक हो गया। पहला जो हमारा है वो बिल्कुल सही विकल्प है, बिल्कुल एकदम रापचिक ढिंचाक विकल्प है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार बिल्कुल सही क्रम लगा हुआ है यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से। आगे हम लोग चल रहे हैं साथियों। प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य। ओए होए होए, बहुत प्यारे 2 प्रश्न और प्यारे प्रश्न। सबसे छोटा भी बात करी थी हमने सिक्किम की, तो यहां पर तो खैर आपका लग चल गया है कि भैया सिक्किम जो है पहले स्थान पे एक ही विकल्प में है। फिलहाल आप इसको इसी तरीके से नोट कर सकते हैं, इसी तरीके से अपने पास लिख सकते हैं। सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश जो आ जाएगा। सबसे कम सिक्किम, फिर मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। और ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा? महाराष्ट्र, उसके बाद क्या आएगा साथियों? बिहार आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला 19वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। आपको लिख के दिए हैं पीछे स्लाइड में। हाँ, बोलना नहीं अभी, देखो दिखाने की बात नहीं करिएगा, दिखाने की बात नहीं करिएगा। ये आपको लिख के दिए थे यहां पर, ये कहां गया? ये दिखाए थे कि नहीं दिखाए? केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा बताए थे। अब आंसर खुद बता दीजिए, खुद बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न हमारा था 19वां, ये रहा 19वां प्रश्न हमारे पास है। उत्तर क्या हो गया साथियों? दिल्ली इसका सही उत्तर हो गया हमारे पास। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए क्या होगा? बताइए, आपको अभी अभी स्लाइड दिखाए हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा साथियों? लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है जनाब की, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है जी, तो लक्षद्वीप हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये अच्छा, ये हमारे पास आज कुछ क्वेश्चन थे, ये थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। हमारे YouTube चैनल जो है वो 2 हैं, जो साथी पहले से जुड़े जानते हैं। एकेडमिक के लिए आपके घर परिवार में कोई 8वीं 7वीं 6ठी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षा में 10वीं और 12वीं के बोर्ड आने वाले हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे हमारा CBSE हो, तो वो अगर अच्छा बेनिफिट, बढ़िया पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, बढ़िया प्रैक्टिस लेना चाहते हैं, कंसेप्ट डिलीवर करना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, चैनल ज्वाइन करें NPC एजुकेशन हब, जो एकेडमिक के लिए काम कर रहा है यानी कि। और जो चैनल ये वाला गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम NPC गुरुकुल, उस पर तो हम आपसे मिल ही रहे हैं, इसी चैनल पे आपने वीडियो देखी। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपने यहां तक पहुंच गए हैं अंत तक, इसका मतलब आप में सीखने की प्रचंड भावना है, रुचि है पढ़ाई को लेकर के। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि भाई जो लोग यूपी PSC RO की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहां से प्रश्न सीधे सीधे आपको SSC और जाने कितने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।